हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आज हम थोड़ा हिंदी की तरफ चल रहे हैं और यहाँ पे हम हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सारे हिंदी से जहाँ से भी हमारे सिलेबस में क्वेश्चंस बन सकते हैं वहाँ से हमने यहाँ पे क्वेश्चन कवर किए हैं। तो डेफिनेटली ये आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद होने वाला है। आप सारे क्वेश्चंस लगाइए, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए और हमें यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। एंड में जाके आप देखेंगे कि आप यहाँ से सिर्फ 20 क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिर्फ प्रिंटेड 20 क्वेश्चन हैं, लेकिन उसके फैक्ट को मिलाकर अगर हम देखते हैं तो वो 50+ क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। तो आप अपना बाकी जो आपकी राय है, जहाँ पे आपको कुछ सुझाव हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। तो देखो, जो हमारी हिंदी भाषा है वो बेसिकली लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। तो ये हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। और ऐसी अन्य बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे आपकी संस्कृत हो गई, ये भी देवनागरी में लिखी जाती है। आपकी अवधी हो गई, ये भी देवनागरी में लिखी जाती है। हमारी अगर गढ़वाली की बात करें तो गढ़वाली भी लिखी जाती है। कुमाऊनी की बात करें तो कुमाऊनी भी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ऐसे नेपाली बहुत सारी भाषाएँ हैं जो किस में लिखी जाती हैं, देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो अगर बात करें देवनागरी लिपि में, तो इसका जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि के पहले 2 भाग थे। ठीक है, उत्तर शैली, दक्षिणी शैली। तो वहाँ से ये बनकर आई है। ठीक है, शैली, दक्षिणी शैली, तो वहाँ से इसका उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसे हमारे संघ की लिपि बताया गया है, तो संघ की लिपि हमारी देवनागरी लिपि को बोला गया है अनुच्छेद 343 में, 343 का 1। ठीक है, इसमें हमारा क्या बोला गया है, इसे बोला गया है संघ की लिपि, संघ की लिपि। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अगर बात करूँ कि एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो पंजाबी है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है। तो ये लिखी जाती है गुरुमुखी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो देखो, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि जो देवनागरी लिपि है ना, इसका सबसे अच्छा मतलब वैज्ञानिक, एक तरीके से वैज्ञानिक भाषा माना जाता है। तो अगर आपने देखा होगा या आप डेली लाइफ में जब भी जो हम देवनागरी लिपि में बोलते हैं, ठीक है, तो देवनागरी में हम जो बोलते हैं ना वही लिखते हैं। ठीक है, जो उच्चारण होता है, ठीक है, बोलते हैं वही लिखा जाता है, और जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। बाकी भाषाओं में ऐसा नहीं है। अगर आप इंग्लिश को देखोगे तो इंग्लिश में जैसे के भी हो जाता है, सी को क भी पढ़ते हैं, कहीं कुछ पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा देवनागरी लिपि में बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ वही पढ़ा जाता है जो लिखा जाता है, और जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपको पता है कितनी है, ये है 11। और अगर आपको पूछ दे कि आवेगवाह के साथ कितना है, तो आयोगवाह के साथ है हमारा 13। ठीक है, तो ये 13 हो जाते हैं। तो अगर वर्णमाला की बात करें तो स्वर में और व्यंजन में हम इसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, स्वर में और व्यंजन में। अगर मैं बात करूं स्वर की, तो स्वर है हमारे 11 और 2 है हमारे आयोग वाह। व्यंजन की बात करूं तो ये हैं 41। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 6 प्रकार के। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं बेसिकली 4 प्रकार के। ठीक है, तो अब अगर मैं इन 4 प्रकारों की बात करूं तो ये आपको पता होगा, मूल स्वर होते हैं, ह्रस्व, लघु स्वर इन्हें बोलते हैं। ठीक है, और ये कितने होते हैं, ये भी 4 ही होते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा अ, ई, जिनमें मात्रा नहीं लगती, अ, ई, उ, ठीक है, और र। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, एक होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर आपको पता होगा, जिनमें मात्राएं लगती है। आ हो गया हमारा, ई हो गया हमारा, उ हो गया, ए, ओ। तो ये 7 हैं। तो दीर्घ स्वर कितने हैं, 7 हैं। तो बेसिकली आपको ये मेनली मतलब ये 2 ही याद रखने हैं, लघु या ह्रस्व जो जिन्हें बोलते हैं, या दीर्घ जिन्हें बोलते हैं। तो दीर्घ को याद रखना है। तो दीर्घ हैं 7 और लघु और ह्रस्व है हमारे पास 4। ठीक है, व्यंजन में 6 प्रकार के होते हैं। अगर हम कभी क्लास लेंगे हिंदी की तो उसमें डिटेल में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक होपफुली आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द है। देखिए, 2 टाइप के शब्द होते हैं। एक होता है तत्सम, अपने नाम से ये हमें क्लियर कर दे रहा है कि मैं क्या हूँ। तत्सम, जो जैसा था वैसा ही यहाँ आ गया है। और दूसरा होता है तद्भव, कि था कुछ और, ठीक है, सपोज संस्कृत में कुछ और था और यहाँ आके हिंदी में आके इसका कुछ और स्वरूप हो गया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा कि जैसे आपने सुना होगा ग्राम। ठीक है, संस्कृत में तो ग्राम था, लेकिन यहाँ आके क्या हो गया, ये गाँव हो गया। ठीक है, तो ये तद्भव बन गया इसका। ठीक है, तद्भव। तो तद्भव और तत्सम 2 टाइप के होते हैं। तत्सम अपने नाम से क्लियर कर देता है कि मैं वही हूँ जो मैं संस्कृत में था या जहाँ से आया हूँ वैसा ही। ठीक है, तो अब बात करें इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, तो ये है सिंह। तो सिंह संस्कृत से आया हुआ है और हिंदी में भी सिंह ही बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एक और की, तो जैसे कर्म है।
ठीक है, कर्म संस्कृत का है और यहाँ आके से काम बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कौन तत्सम हो गए और कौन तद्भव हो गए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो शुद्ध वर्तनी की अगर बात करें, अधिवेता ये नहीं है, अधिवेता अध्यात्म नहीं है। ठीक है, अध्येता। ठीक है, अध्येता वो होता है जो अध्ययन करता है, अध्येता बोला जाता है उसे, अध्ययन करने वाले को। ठीक है, अध्ययन करने वाले को अध्येता बोला जाता है। ठीक है सर, उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? सॉरी, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक होता है हमारा उपसर्ग और एक होता है हमारा प्रत्यय। ठीक है, एक होता है हमारा प्रत्यय। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, अगर मैं उपसर्ग की बात करूँ तो उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं? ये लगाए जाते हैं शब्दों के प्रारंभ में। ठीक है, शब्दों के स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में। ठीक है, और अगर मैं प्रत्यय की बात करूं तो ये लगाए जाते हैं एंड में। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि उपसर्गों की, तो उपसर्गों का बेसिकली होता क्या है, इनका कुछ अपना मीनिंग होता है। उपसर्गों का अपना मीनिंग होता है। ठीक है, अपना मीनिंग होता है। अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे आपने सुना होगा अति। ठीक है, अति माने क्या होता है? अधिक होना, अति हो गई, अति कर दी, तो इसका अपना मीनिंग है, अपना एग्जिस्टेंस है। वैसे ही परि है। ठीक है, जैसे परिवेश, तो आसपास का वातावरण जो हमारा है वो परिवेश है। ठीक है, तो परि का मतलब होता है आसपास का। ठीक है, तो परि यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि जो प्रत्यय है उनका कोई अपना मतलब नहीं होता है, अपना कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अपना मतलब नहीं होता। जैसे आपको मैं बताता हूँ कि कौन सा प्रत्यय है, आपने सुना होगा अक प्रत्यय। ठीक है, या आइन प्रत्यय, तो इनका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, लेखक के पीछे लगता है अक प्रत्यय, तो अक लगा तो कुछ मतलब नहीं है, अक का कुछ अपने आप में मतलब नहीं है। उसके बाद अगर बात करूँ, जो हमारे उपसर्ग होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अति को हम अकेला यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अक को कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो प्रत्यय को हम स्वतंत्र रूप में यूज नहीं कर सकते। तो ये मेन डिफरेंसेस थे उपसर्ग और प्रत्यय में। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिएगा यहाँ पे प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है लेकिन बॉक्स बनाना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या है? देखिए, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद हमें बताना है। ठीक है, संधि विच्छेद से एक आधा क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सच्चिद प्लस आनंद, ये तो यहाँ पे गलत हो गया। सच्ची प्लस दानंद, ये भी गलत हो गया। सत चित आनंद, देखिए ये सही हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर है। सत चित आनंद, ये हमारा अगेन गलत आंसर है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, हमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है। देखिए, इसके लिए बहुत आसान है, आप वाक्य प्रयोग कीजिए, वाक्य बनाइए और वाक्य से आप फट से पता कर लेंगे कि ये कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है और कौन सा पुल्लिंग है। चलिए हम यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, अपराध, उसने अपराध किया। ठीक है, ऐसे बोलते हैं उसने अपराध किया, तो अपराध किया, तो किया लास्ट में आ रहा है, तो मतलब ये पुल्लिंग है। उसके बाद स्वदेश। ठीक है, स्थापना को अगर हम गौर से देखेंगे तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को हुई थी। देखिए यहाँ पे हुई बोल दिया उसने, हुई थी, तो स्थापना हमारा क्या हो गया? स्थापना हो गया हमारा स्त्रीलिंग शब्द। तो इसका आंसर हो गया हमारा करेक्ट आंसर स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है वाक्य से। ठीक है, कि ये कौन सा वाक्य है? देखिए, सरल वाक्य में तो हमें दिक्कत होने वाली नहीं है। सरल वाक्य तो सिंपल ही होता है कि वह क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, एक उद्देश्य है, साफ सीधी बात, क्रिकेट खेल रहा है, वह स्कूल जा रहा है, वह खाना खा रहा है। उसके बाद संयुक्त वाक्य, तो ये बेसिकली हमारा आंसर भी है इसका, संयुक्त वाक्य। यहाँ पे संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य दो में कन्फ्यूजन होती है, तो इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। एक होता है हमारा संयुक्त, एक होता है हमारा मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य की अगर मैं बात करूं, अगर आपको कहीं पे लेकिन दिखे, लेकिन, किंतु, परंतु और एवं, ये कुछ भी दिखे, लेकिन, किंतु, परंतु, एवं और ये दिखे, ठीक है, एवं दिखे, एवं तो मैंने लिख ही दिया, तथा ये दिखे, तो ये संयुक्त वाक्य है। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा था लेकिन बारिश हो गई, इस वजह से जा नहीं पाया। ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अगर मिश्रित वाक्य की बात करें तो इसमें आता है जो कि, जो कि, और क्योंकि, क्यों, यदि, यद्यपि, ये सारी चीज़ें अगर हमारी आती हैं तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा मिश्रित वाक्य। जब, तब, कब। ठीक है, तो ये हमारे आएंगे मिश्रित वाक्य में। सीता स्कूल गई। ठीक है, और अगर वहाँ पे और आ गया, सीता स्कूल गई और फिर घर आई, तो इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य है।
लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि सीता स्कूल नहीं गई क्योंकि सीता स्कूल नहीं गई क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब है, तो ये क्या हो गया हमारा मिश्रित वाक्य। ठीक है, होपफुली क्लियर होगा यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो तो वो होता है बेरोजगार। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जिसके पास कुछ नहीं हो वो होता है अकिंचन। ठीक है, तो वो होता है अकिंचन। ठीक है, महादीन तो कोई शब्द होता ही नहीं है, दीन होता है, गरीब को बोलते हैं दीन। ठीक है, महादीन ये अपने आप से बनाया गया शब्द है। अभावग्रस्त, ठीक है, अभावग्रस्त बोल सकते हैं। अभावग्रस्त भी एक तरीके से कंकाल आदमी हुआ जिसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके लिए सबसे सूटेबल है अकिंचन। अकिंचन बेसिकली ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, विशेषण शब्द है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, मैंने इसका मतलब बता ही दिया, जिसके पास कुछ ना हो, जो बिल्कुल दरिद्र है, कंगाल है, जिसके पास कुछ नहीं। ठीक है, दीनहीन, दीनहीन का मतलब भी यही होता है, लेकिन अकिंचन ज़्यादा सही यहाँ पर आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, चिरंतन का विलोम शब्द कौन सा है। अब सबसे पहले विलोम समझने के लिए हमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि भाई हमें चिरंतन का मतलब क्या है। तो देखिए, जो चिरंतन होता है इसका मतलब होता है कि जो स्थायी हो। ठीक है, स्थायी हो, जो बहुत टाइम से एक ही जैसा हो, एक जैसा ही हो। ठीक है, तो अब जो स्थायी है, जो एक जैसा ही है, उसका विलोम शब्द, उसका विलोम ढूंढना है। तो स्थायी का विलोम क्या होता है, टेम्पररी। ठीक है, टेम्पररी मतलब जो कुछ टाइम बाद खत्म होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो टेम्पररी यहाँ पे इसका विलोम अगर ढूंढेंगे तो टेम्पररी होगा। टेम्पररी मतलब क्या होता है, नैसंगिक, ये तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्राकृतिक। ठीक है, क्या नैसंगिक दृश्य है, तो ये है प्राकृतिक दृश्य। अलौकिक भी यही होता है। ठीक है, लौकिक मतलब सांसारिक और अलौकिक मतलब असांसारिक चीज़। ठीक है, तो लौकिक होता है सांसारिक, अलौकिक होता है असांसारिक। ठीक है, उसके बाद इसका सही आंसर है नश्वर। जैसे बोलते हैं ना, घर में बूढ़े लोग बोलते हैं कि बेटा क्या करना, ये शरीर तो नश्वर है। नश्वर का मतलब होता है जो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्षणभंगुर है, जो कुछ समय बाद नष्ट होने वाला जो है। ठीक है, वो नश्वर है, जैसे हमारा शरीर। लेकिन अगर बात करें हमारी आत्मा की, तो आत्मा हमारी क्या है, ये है चिरंतन, हमेशा चलती रहेगी। इस शरीर से उस शरीर में जाएगी। अभी मनुष्य हैं, अगले साल में पता नहीं, अगले जन्म में पता नहीं क्या बनते हैं। तो ये हमारा क्या है, चिरंतन आत्मा है, जबकि हमारा शरीर जो है वो नश्वर है। ठीक है प्रभु, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, मेघ का पर्यायवाची क्या है। तो जब हम 5th क्लास के आसपास थे तो खूब पर्यायवाची किया करते थे। तो 5th 6 में आई थिंक पर्यायवाचियों का आने लग जाता है। तो पर्यायवाची इसका क्या है, इसका पर्यायवाची है पयोद, या बोलते हैं पयोधर। ठीक है, पयोधर। जलज की बात करूं तो जलज का मतलब क्या होता है, जो जल से उत्पन्न हुआ हो, जल से उत्पन्न हुआ हो। तो ये उल्टा हो गया ना, देखो जल से उत्पन्न नहीं होता। जो बादल होते हैं, मेघ मतलब हमारे बादल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो जल बनाते हैं, जल उनसे उत्पन्न होता है, वो जल से उत्पन्न नहीं होते हैं। तो जलज उल्टा है। ठीक है, पयोधर इसका सही आंसर है। मेंढक तो तब टों टों टर टर करता है जब बादल बरसते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे रखा हुआ है। इसके लिए हम अपना स्वयं धन्यवाद करना चाहेंगे कि इतना सुंदर हमने यहाँ पे ऑप्शन रखा हुआ है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12, अगर मगर करना। देखो, बहुत सारे हमारे मित्र होते हैं जिन्हें हमने उधार दिया होता है। ठीक है, लेकिन वो उधार वापस देते टाइम अगर मगर करते हैं कि भाई उस दिन 150 रुपये का रिचार्ज किया था यार, अब मेरा कर दे। तो वो क्या करेंगे, वो अगर मगर करने लग जाते हैं। तो वो करते क्या हैं, बेसिकली वो करते हैं बहाने बनाते हैं, वो कि भाई यार कल ही 2 रिचार्ज करे, भाई यार सैलरी नहीं आई। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर है बहाने बनाना। ठीक है प्रभु, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाक्य को पूरा कीजिए। तो अब यहाँ पे आपको एक वर्ड को फिट करना है जो कि यहाँ पर सही वर्ड होगा। तो वाक्य को पढ़ लेते हैं। कलाकार की कलाकृति में जनता की आकांक्षाओं का क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर होगा प्रतिफलन। इसे प्रति से प्रति कर दीजिएगा। ठीक है, प्रतिफलन। ठीक है, प्रतिफलन। तो यहाँ पे प्रतिफलन होना चाहिए। प्रतिफलन का मतलब क्या होता है, परिणाम, रिजल्ट, नतीजा, जो भी है परिणाम। ठीक है, तो कलाकार की कलाकृति में जनता की आकांक्षाओं का परिणाम होना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, जो हमने आकांक्षाएं रखी है, जो हमने सोचा है, वैसा तो परिणाम उकेर के देगा कोई कलाकार, उसमें बना के देगा, तभी तो हमें वो चीज़ अच्छी लगेगी कलाकार की। ठीक है प्रभु, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीठिका शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। देखो, मैं प्रत्यय आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कहाँ लगता है, शब्द के लास्ट में लगता है। ठीक है, जो प्रत्यय होते हैं उनका अपना कोई मतलब नहीं होता प्रत्यय का। ठीक है, मतलब नहीं होता, सॉरी मैं मतबल लिख रहा हूँ, मतलब नहीं होता, अपना स्वयं का मतलब नहीं होता, स्वतंत्र रूप से हम इन्हें प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबकि उपसर्ग को हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो, पीठिका में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं ऑप्शन में 2 ही है, या तो ई का होगा या ई का होगा। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पे ई का। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सही आंसर है ई का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये हमसे पूछ रहा है सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज़ों में करेक्शन कीजिए, एक तो सुत को यूँ कीजिए और एक स्त्रीवाचक को वाचक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सही होगा, सुत का मतलब क्या होता है, सुत को हमें बनाना है सुता, ठीक है। सुता, सुता मतलब क्या होता है, आ प्रत्यय लगा है सबसे पहले, तो आंसर हो जाएगा हमारा आ प्रत्यय। इसका मतलब होता क्या है, सुता मतलब होता है बेटी, ठीक है, जो कि बेटी होती है, या पुत्री बोल सकते हैं, ठीक है, पुत्री भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या बोल सकते हैं, आत्मजा बोल सकते हैं, ठीक है, आत्मजा इसे ही बोलते हैं, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद सही वाक्य का हमें चयन करना है। देखिए सही वाक्य का चयन करेंगे, विद्या निवास मिश्र, विद्या निवास मिश्र गलत, विद्या गलत, ठीक है, यहाँ पे मिश्र गलत है, विद्या यहाँ पे गलत है। तो देखो सही हमें सिर्फ एक मिला, वो है विद्या निवास मिश्र। तो विद्या निवास मिश्र जी पहले नंबर वाले सही, ठीक है, बाकी तीनों गलत है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वह अपने विषय का पूर्ण अविज्ञ है। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड हम और लगा सकते हैं ताकि इस वाक्य का जो अर्थ है वो बदले ना। तो यहाँ पे अविज्ञ की जगह अगर सर्वज्ञ रख देंगे तो पूरी तरीके से विपरीत हो जाएगा ये वर्ड, ठीक है, ये सेंटेंस का मीनिंग ही उल्टा चला जाएगा। जैसे कि वह अपने विषय का पूर्ण अविज्ञ, मतलब उसे अपने सब्जेक्ट के बारे में नील बटे सन्नाटा आता है, तो वो अपने सब्जेक्ट में इतना है, ठीक है। तो अगर मैं सर्वज्ञ बोल दूंगा तो सर्वज्ञ का मतलब क्या हो जाएगा, 100 में से 100% सही है, 100 में से 100 नंबर ला रहा है, लेकिन अविज्ञ का मतलब 100 में से 0 नंबर ला रहा है, ठीक है। उसके बाद अनविज्ञ, ठीक है, तो ये सही आंसर है। तो ये अनविज्ञ, यहाँ पे अनविज्ञ मतलब भूस बोलते हैं ना, ये तो भूस है, तो भूस है वो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें विज्ञ, विज्ञ का मतलब उसे अपने सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान है, विज्ञ है। अल्पज्ञ का मतलब कि 100 में से 33 नंबर तो कम से कम ले ही आता है, ठीक है। तो ये है मतलब इसका, ठीक है प्रभु। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सिर हथेली पर रखना। देखो सिर हथेली पर रखना, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने सोच लिया कि ये आपका सर है, ठीक है, ये आपका सर है, आप इसे यहाँ से काट के ये आपका हाथ है यहाँ पे रख देंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप मरने के लिए तैयार हो, ठीक है। आपने सोच लिया है कि अब तो आर्या पार, ठीक है। तो युद्ध में जाने से पहले सेना नायक ने अपना सर हथेली पर तैयार रख दिया, पूरी सेना ने अपना सर हथेली पर रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ऑप्शन है, दुश्मन का सिर काट देना, ठीक है। तो ऐसे मत सोचना कि दुश्मन था ये और इसका सर काट के यहाँ से क्या कर दिया, उसके हाथ में दे दिया, तो ये ऑप्शन नहीं है। ये थोड़ा हमने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो अपने पद से हटाया गया हो। देखिए जो अपने पद से हटाया गया हो, ठीक है, तो विस्थापित, तो विस्थापित तो नहीं होता, विस्थापित तो वो होता है जिसे एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया, ठीक है। जैसे रिसेंटली अभी हमारे यहाँ पे टिहरी डैम बना था, तो वहाँ से लोगों का विस्थापन कर दिया गया था, उन्हें विस्थापित कर दिया गया था दूसरी जगह में, देहरादून में, ऋषिकेश में उन्हें जगह में शिफ्ट कर दिया। विस्थापन वो होता है। पदावनति, ठीक है, पदावनति कब होता है, जैसे सपोज कोई लोको पायलट है, ठीक है, लोको पायलट है, अब वो ट्रेन चला रहा है, अब ट्रेन के आगे क्या हो गया कि उसने रेड सिग्नल जंप कर दिया, ठीक है, ट्रेन चला दी, तो अब उसने उसका क्या होगा, भले उससे लॉस नहीं हुआ, रेलवे का कुछ नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, उस रेड सिग्नल को क्रॉस करने के बाद भी रेलवे में कोई क्षति नहीं होती, तो उस जो लोको पायलट होगा उसका पदावनति हो जाएगी, ठीक है, उसका डिमोशन हो जाएगा, ठीक है, डिमोशन हो जाएगा उसका। उसके बाद अगर बात करें पदुच्चत, तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है, उसे पद से हटा दिया गया है, पदुच्चत, ठीक है। पद पराजय तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। देखो इसे हमने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करी है। देखो यहाँ से मैं आपको बता रहा था कि हमारे 20 क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 50+ बन जाएंगे, तो वही मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन का मिक्सअप कर दिया है, ठीक है, तो ये पूछे भी गए हैं। देखो उज्ज्वल तो बहुत बारी पूछा गया है, तो उज्ज्वल सही आपको करना क्या है, अगर ऑफलाइन पेपर होता है तो आप खट से टिक कर दिए उज्ज्वल कौन सा वाला सही है, ठीक है, प्रज्वलित कौन सा सही है, उसके बाद कालिदास होता है, उसके बाद जागृत होता है, ठीक है, तो ऐसे कर दीजिए। अगर नहीं है ऑनलाइन पेपर है तो फिर आपको नंबर नोट करने पड़ेंगे 2, 4, 6 और 8, तो हमारा 2, 4, 6, 8 वाला आंसर सही है। उसके बाद अगर बात करें लास्ट आज का क्वेश्चन है जो हमारा, वो है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, तो देखिए अनेकों नहीं, अनेकों क्या होता है, अनेक होता है, अनेक संकट आते हैं, तो ये हमारा सही है। मैं सारी रात जागता रहा, बिल्कुल मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात भर जागता रहा, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, एक हलवाई की दुकान हो सकती है, एक हलवाई की दुकान नहीं हो सकती, हलवाई की एक दुकान हो सकती है, ठीक है, हलवाई की एक दुकान हो सकती है, तो ये हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद व्यायाम से शारीरिक उन्नति होती है, सही है, ठीक है, प्रगति नहीं बोल सकते, ठीक है, प्रगति व्यायाम से शारीरिक प्रगति होती है, ये सही नहीं है। तो 6 और 7 हमारे यहाँ से सही हो गए, और यहाँ से हमारा सही हो गया 2 और 3, 2, 3, 6, 7, 2, 3, 6, 7, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम आपका फूल मालाओं से स्वागत करेंगे और आपको हम अपनी PDF जो कि ये है वो मुफ्त वहां पे क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमारी ये जो कोशिश है वो आपको बढ़िया लगती है या कुछ और सुधार की गुंजाइश है। उसके बाद बेल आइकन को इसलिए दबा दीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, और एग्ज़ाम आने वाले हैं इसीलिए इस चैनल पे ऐसे एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो आने वाले हैं, और वीडियो आने वाले हैं तो वीडियो आप देखेंगे, उसके बाद डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया करके आएंगे। PDF हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा और बाकी खूब पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, साइनिंग ऑफ।